विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर बेतिया से है, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। रेप के बाद वीडियो वायरल कर दिया गया है। 3 युवकों पर रेप का आरोप है। पुलिस ने 2 लोगों को इस बाबत गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर बेतिया से, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद इस वीडियो को वायरल कर दिया गया है। इस पूरे कांड में शामिल 3 युवकों पर जो आरोप है, उनमें 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई है, जबकि एक शख्स अभी भी गिरफ्त से बाहर है। और सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ बेतिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी मिल रही है? किस वक्त की यह घटना है? पुलिस इस बाबत कोई मामला दर्ज होने के बाद तीसरा शख्स को लेकर क्या कुछ कार्रवाई? और जी विभा, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है करीब दो माह पहले का मामला बताया जा रहा है, जब गांव के 3 जो युवक हैं वो एक लड़की को जबरन उसको पकड़ लेते हैं, उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म ही नहीं करते हैं सर, उसके दुष्कर्म का जो है वो वीडियो भी बना लेते हैं और लड़की को धमकाया जाता है कि अगर इस बात की जानकारी किसी को होगी तो उसकी जान ले ली जाएगी। तो लड़की कुछ नहीं बताती है, और लेकिन 2 महीने बाद जो है ये मामला फिर सामने आता है, और जब आरोपी जो तीनों युवक हैं वो इस जो वीडियो था जिन्होंने बनाया था उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। वायरल करने के बाद जब लड़की और लड़की के परिवार जो है वो थाने पहुंचता है और थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज की जाती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवक जो है प्रफुल्ल, क्या ये तीनों युवक एक ही गांव से संबंध है और लड़की इन लोगों को जानती है? जी बिल्कुल विभा, ये तीनों जो है वो एक ही गांव के युवक हैं और गांव के होने के नाते लड़की को भी ये लोग पहचानते थे और लड़की भी इन लोगों को जानती थी। लेकिन इस तरह की घटना जो है ये काफी चौंकाने वाली घटना है। 2 महीने बाद इस वीडियो को वायरल किया जाता है, उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और तब जाकर कार्रवाई करती है। अभी भी एक जो आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से बाहर है और पुलिस लगातार यह दावा कर रही है कि इस मामले के जो फरार आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल लड़की का परिवार जो है वो दहशत में है और पूरे मामले की पुलिस जो है जांच पड़ताल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। भागलपुर में विश्वकर्मा पूजा के दिन गीत संगीत के नाम पर बार बालाओं के ठुमके का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली, वो पूजा के दौरान बार बालाओं के डांस से जुड़ा हुआ ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। वीडियो 0 माइल स्थित महाकाल मोटर्स कंपनी का बताया जा रहा है, जहां सरकारी निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जाती हुई बिना परमिशन के देर रात तक गीत संगीत के नाम पर बार बालाओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीनियर एसपी ने गंभीरता से मामले पर संज्ञान लिया है और बरारी थाने में महामारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। लागे डरई देवार करी घातिए राजा, दिन रात रहे छतिए पर हाथिए राजा, लागे डरई देवार करी घातिए राजा। देखिए, विश्वकर्मा पूजा के नाम पर गीत संगीत का आयोजन और ऐसी फूहड़ और अश्लील डांस यहां पर परोसे गए। न्यूज़ 18 के सवाल हैं कि पूजा के नाम पर आखिर अश्लीलता क्यों? आयोजन पर बैन, फिर कार्यक्रम का आयोजन बेधड़क कैसे होता रहा? बिना परमिशन आयोजन पर कार्रवाई कब की जाएगी? भागलपुर के दयालपुर गांव के पास कोसी नदी पर बना बांध 10 मीटर में टूट चुका है, जिसकी वजह से कई गांव में पानी इसका फैला हुआ है और सैकड़ों एकड़ में खेतों में लगी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अभी भी कई जगहों पर कटाव हो रहे हैं, जिससे मुसीबत बढ़ती जा रही है। जल संसाधन विभाग की टीम बांध की मरम्मती के प्रयास में लगी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई है। खबर यह भी है कि दयालपुर कछुआ बయ్యాर के पास भी बजगान बांध कटाव की चपेट में आ चुका है और वहां भी पानी का बहाव तेज हो गया है। अगर बांध जल्द ही दुरुस्त नहीं किए गए तो संकट और ज्यादा बढ़ सकती है। गया नगर निगम के सफाई कर्मी 18 सितंबर से हड़ताल पर हैं और इस वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। तस्वीरें देखिए, कचरे के ढेर सड़कों पर हर तरफ जहां तक नजर जाएगी आपको नजर आएंगे।
वहीं सफाई कर्मी कोरोना काल में किए गए अपने कार्यों के बदले अतिरिक्त राशि के साथ ही अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शहर में कई चौक चौराहों पर कचरों का अंबार लगा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। नगर निगम के सफाई कर्मियों का हड़ताल लगातार जारी है और इस हड़ताल की वजह से शहर में इसका असर दिख रहा है। विभिन्न चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो सफाई कर्मी हैं उनकी मांग कई तरह की है। उनमें से एक मांग है कि कोरोना काल में उन लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी और उस समय कुछ आश्वासन दिया गया था नगर निगम की तरफ से, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही उनकी कई अन्य मांगे हैं जिसको लेकर वो लोग हड़ताल पर गए हैं। वहीं नगर निगम के अधिकारियों की माने तो कोरोना काल में उनका राजस्व काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से कई मांगें पूरी नहीं की जा पा रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जो भी सफाई कर्मियों की मांग है वो पूरी की जाएगी और इस आश्वासन को देते हुए वे सफाई कर्मियों से हड़ताल वापस करने का आग्रह लगातार कर रहे हैं। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। तो बढ़ते कोरोना के मामले और नियमों के उल्लंघन की वजह से पटना के 2 सब्जी मंडी को 3 दिनों के लिए बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पटना के राजेंद्र नगर सब्जी मंडी और कंकड़बाग सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया है। आज खुली दुकानों को बंद कराने प्रशासन की टीम पहुंची और दुकानों पर यहां पर बंदी की तस्वीरें और असर भी दिखा। निगम को साफ तौर पर निर्देशित था, इसके बावजूद नियम को ताक पर रख दिया गया और नियम नहीं मानने पर प्रशासन की टीम तरफ से चालान भी काटे जा रहे हैं। राजधानी में कोरोना संक्रमण की बढ़ती संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है और राजेंद्र नगर सब्जी मंडी के अलावा जो कंकड़बाग सब्जी मंडी है उसको अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी और विक्रेता से लेकर ग्राहक तक मास्क को यूज़ नहीं कर रहे थे, ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर फैसला लिया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद है। एक बार फिर से जो सब्जी विक्रेता हैं उनके सामने रोजी रोटी की समस्या उठ खड़ी होगी, चूँकि दुकानें बंद हैं और ऐसे में उनके सामने एक बड़ा संकट रोजी रोटी का, परिवार पालने का होगा। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा था उस समय जिला प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा है। एक बार फिर हम लोग के समस्या के, लेकिन सवाल यही है कि अगर नियम बनाया गया तो नियम क्यों आप लोग तोड़ते हैं? आप हो, ग्राहक हो, क्यों तोड़ते हैं नियम आप लोग? तो सारी दुकानदारों को एकजुट हम लोग नहीं ना है, बात ये ना है। ऐसे में नियम कोई तोड़ता है और फल सबको भुगतना पड़ता है। भुगतना पड़ता है, नियम एक तोड़ता है, भुगतना पड़ता है सबको। और दुकानदार भी दोनों बोलता है, तुम्हारा क्या जाता है, हमको होगा। हम यहाँ दुकान है मेरा, नहीं मानते ना सर, ये तो दिक्कत है। तो सुनिए अपने दुकानदारों की बात। देखिए, पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो पहुंची हुई है यहाँ पर और जाहिर सी बात है जो नियम बनाया गया है उसका भी वायलेशन है। दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, एएसआई पहुँचे हैं और तस्वीरों में फाइन काटने के लिए वो अपने साथ रसीद भी रखे हुए हैं। किस तरह की कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? ये जो है 3 दिन जो है ये सब्जी मंडी आदेश हुआ है बंद करने का। हाँ, दुकानें खुली हुई हैं? नहीं, सब बंद है, देख लीजिए। ये सब आपको बंद आके रखा है और सारा दुकान जो है बंद है। 3 दिन 2 दिन और बंद रहेगा। हाँ, नहीं मानेगा तो फाइन कटेगा। मानेंगे नहीं तो कोरोना का संक्रमण दर भी कम नहीं होगा। ऐसे में हम सब का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि कोरोना से लड़ने के लिए हम जो प्रशासन के दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइन है, उसको फॉलो करें। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय। शेखपुरा में मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रशासन ने कपड़े की दुकान को सील कर दिया। हालांकि इस दौरान दुकानदार काफी देर तक मजिस्ट्रेट के सामने हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दुकानदार पर कार्रवाई की और आपदा एक्ट के तहत उससे जुर्माना भी वसूला गया। मामला नगर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के पास की है। दुकान फॉलो नहीं कर रहा और फाइन नहीं देने के इच्छुक है, उनका दुकान को सील करने का प्रावधान है सरकार के निर्देश के आलोक में। दुकान फाइन देने से इनकार कर रहा था, उनको सील किया जाए।
क्या लालू वोट नहीं दिला पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों बिहार में लालू प्रसाद यादव को लेकर दिलचस्प राजनीति हो रही है। आरजेडी के बैनर, पोस्टर हो या फिर होर्डिंग हो, लालू प्रसाद की तस्वीर वहां से गायब है और पोस्टर में केवल तेजस्वी ही नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जो भी पोस्टर लगे हैं उन पोस्टर्स में लालू कहीं नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेता लालू प्रसाद को राजनीति में बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए उनके शासन के नाम पर लगातार वार किया जा रहा है। तो आरजेडी के पोस्टर से लालू भले ही गायब हैं, लेकिन विरोधियों के पोस्टर पर लालू की मौजूदगी आपको जरूर नजर आएगी। और सियासत में विरोधियों के पोस्टर से लालू के हटने की उम्मीद भी बेहद कम है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मौजूदगी दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पहली तस्वीर आरजेडी के पोस्टर की है, जहां पर लालू प्रसाद पोस्टर में आपको नहीं दिखेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर विरोधियों की तरफ से लगाई गई है, जिसमें लालू प्रसाद के बहाने ही आरजेडी पर लगातार हमला जारी है। जेडीयू ने आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव की तस्वीर गायब होने पर कहा है कि तेजस्वी यादव खुद ये मानते हैं कि आरजेडी का 15 साल का शासन सम्मानित शासनकाल नहीं रहा। ऐसे में वो पोस्टर में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाकर उसे याद कराने से परहेज कर रहे हैं। राजनीतिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है स्टेट में कि लालू प्रसाद यादव का जो 15 साल का कार्यकाल था वो भारी भरकम कार्यकाल था। वो हमारे लिए, तेजस्वी जी के लिए एक्स्ट्रा बैगेज है, क्योंकि जो जिस तरह की घटनाएं हुई, जिस तरह के होना नहीं चाहते हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने खुद ने माफ़ी मांगे ना, तेजस्वी जी ने तो खुद माफ़ी मांगा है। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि वो मानते हैं कि जो उनका कार्यकाल था वो सम्मानित कार्यकाल नहीं था, तभी तो माफ़ी मांग रहे हैं ना। आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। बिहार की 12 करोड़ जनता लालू प्रसाद जी का तस्वीर अपने दिलों में लगाकर रखी हुई है। लालू प्रसाद जी एक विचारधारा हो चुके हैं। उसी विचारधारा को आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ने का काम श्री तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी से तो हमारे विरोधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सके। अब तेजस्वी यादव जी के सामने भी ये हमारे विरोधी जो सत्ता में हैं वो भी मुकाबला करने में डर रहे हैं। ये तो साफ दिख रहा है कि मिथिलांचल में कहावत है क्या कि जिसका जो बरुआ होता है उसी का मरवा बनता है, उसी की गीत गाई जाती है। तो तेजस्वी जी भावी नेता हैं, बिहार के प्रतिपक्ष के अभी नेता हैं वर्तमान में, और भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, समझे ना। तो इसलिए उनका गुणगान होना चाहिए। नंबर 2, लालू जी का जो कैरियर 1974 ईस्वी से छात्र आंदोलन से अभी तक कर रहा है, तो वो अब बिहार तक लालू जी थोड़े सीमित हैं। लालू जी पूरे देश दुनिया में फैले हुए हैं। तो उनका पोस्टर लगे न लगे लोगों के दिल में वो बसते हैं। और चलिए आपको लिए चलते हैं सीधे। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी पुस्तक का विमोचन करते हुए नजर आए और फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं। मैं इसी सच्चाई को जानने के लिए और आया हूँ। तब नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरा सपना था एक गुजरात, वन गुजरात। लेकिन इस एक गुजरात की धारणा पर इन दंगों ने एक इट इज़ अ ब्लॉट, इट इज़ अ ब्लड स्टेन। और यह जो मेरा कंसेप्ट था वन गुजरात, ये इट इज़ अ ब्लॉट, यानी एक धब्बा है गुजरात की, एक गुजरात की मेरी धारणा पर ये जो दंगे हैं वो उस पर एक प्रकार का ब्लॉट है। और फिर उन्होंने विस्तार से उन्होंने दंगों को रोकने की जो कार्रवाई की उसको बताया और कहा कि 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ। 2002 में गोधरा के दंगों के बाद आज तक गुजरात में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। और कहा कि 1984 में सिख विरोधी राइट्स के अंदर 72 घंटे तक कुछ भी नहीं हो पाया, लोग उसकी चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों ने किस तरह से दंगों को रोक दिया और आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ, उसकी कोई चर्चा नहीं करता है। इसलिए मित्रों, और वो ये भी कहते हैं कि एसआईटी बना था। आपको मालूम है कि नरेंद्र इन दंगों की जांच में उनकी भूमिका को लेकर एसआईटी का गठन हुआ था।
और नरेंद्र मोदी कहते 11 घंटे में बैठा रहा एसआईटी के सामने उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, और वो कहते मैं आगे फिर बैठने के लिए तैयार हूँ, और अगर मैं दोषी हूँ तो ऐसी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए कि फिर कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं कर सके इस प्रकार का कोई काम करने के लिए। एंड यस, इफ प्रूवन गिल्टी then I should be given such harsh punishment that not another Narendra Modi comes up in this pious land of India। और वो कहते कि हर आदमी के कुछ विरोधी होते हैं, तो विरोधी जो मेरे थे उन लोगों ने और जानबूझकर कुछ एनजीओज ने और मेरी छवि को और गुजरात की छवि को और प्रभावित करने का प्रयास किया। और जब पहली मुलाकात के बाद जब सुल्तान लौटने लगते तो इनकी माँ ने कहा था कि कुरान शरीफ की कॉपी एक प्रति लेकर जाइए और नरेंद्र मोदी जी को जब मुलाकात हो तो भेंट कीजिएगा। आई गिफ्टेड द होली कुरान टू मिस्टर मोदी विच ही एक्सेप्टेड विद ग्ली एंड ऑल्सो प्रॉमिस मी टू रीड इट सून। तो उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि मैं और उसको पढ़ूंगा। तो मित्रों, इस तरह ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मधेपुरा में बाढ़ पीड़ितों के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। पीड़ितों की छोड़िए, घोटालेबाजों ने बच्चों के बैंक खातों में सहायता राशि डालकर उसकी निकासी तक कर ली। जनप्रतिनिधि, बिचौलियों और कर्मचारी की मिली भगत से ये सारा गोलमाल हुआ। डीएम की जांच के आदेश के बाद जांच में जुटे एडीएम का यह कहना है कि कुछ गलतियां जरूर हुई हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के चौसा, आलमनगर और पुरैनी प्रखंड के कई पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित थे। 2 महीने से अधिक हो चुका जब लोग बाढ़ से परेशान रहे, लेकिन अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह से लोगों के खाते में पैसा जाना शुरू हुआ। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक पूर्ण रूप से प्रभावित पंचायतों के हर परिवार को 6000 की सहायता राशि मिलनी थी। इस सहायता राशि के बंटवारे में जमकर बंदरबांट किया गया। अब बताया जा रहा है कि करीब 50% परिवार अभी भी सहायता राशि से वंचित हैं, जबकि घोटालेबाज कई परिवारों पर इतने मेहरबान हुए कि एक ही परिवार में पति, पत्नी और उनके बच्चों के खाते में राशि भेजी गई। इस घोटाले की पोल गांव के ही कई बच्चे खोल रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो बच्चों को बिचौलियों ने बरगलाया और उनके खाते का इस्तेमाल किया गया। 6000 रुपए की राशि उसमें भिजवाई गई और फिर राशि में से 5000 रुपए घोटालेबाजों ने ले लिए। 2650 लाभार्थियों को लाभ देना था। सीओ साहब के द्वारा, एसडीओ साहब के द्वारा आवंटन भी हो गया था पैसा और दे भी दिया गया है, जबकि यहाँ पे वोटर है 5200 पति पत्नी मिला के, तो यानी कि 2600 होता है। उसके दरमियान सभी को पैसा चले जाना चाहिए, सबके खाते में कोई तो नहीं छूटना चाहिए। इसका मतलब 50% आदमी जो छूटा है, शादीशुदा आदमी, बुजुर्ग आदमी, इसका मतलब बहुत बड़ा घपला हुआ है। हमको बोला था क्या पैसा मेरा दोस्त है भेजेगा 6000 रुपया, उसमें से तुमको 1000 देगा, तब 5000 रुपया वही लेगा। या कुछ मामले ऐसे आए थे कि कुछ स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा गया है, लेकिन अकाउंट में पैसा गया है इसका भी कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। कहा गया है आरोप लगाने वालों के द्वारा कि हम प्रमाण शीघ्र दे देंगे, अगर वो प्रमाण आता है तो बात समझ में आएगी। अभी तक का जो जांच हुआ है उस लिस्ट में उन बच्चों का नाम नहीं है उस वार्ड में, तो ऐसा कहना है कि उन बच्चों के अकाउंट में पैसा गया ही है, ये अभी जल्दीबाजी हो।